किया प्रोग्राम में जुल्फिकार अली बदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जुल्फिकार साहब, आज यकीनन बड़ा दिन है, बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी है। मैं चाहूंगा कि उनकी याद आज देखने वालों के लिए सबसे पहले आप ताज़ा करें। ये कैसी उनकी शख्सियत थी, क्या उनका जोश था, किस तरह उन्होंने डिक्टेटर्स का मुकाबला किया। जुल्फिकार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला जुतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपके सामने जो मैं बैठा हूँ, आई एम अ वेरी लकी मैन कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहबा हमारे घर आई। क्योंकि मैं 1978 में जब पैदा हुआ तो भुट्टो साहब और मेरे वालिद साहब कोटलखपत जेल में थे, और जब मेरी पैदाइश की खबर गई तो उस टाइम पे भुट्टो साहब अपने वकीलों को मिल रहे थे और मेरे वालिद को उनके घर वाले मिठाई लेके गए। तो भुट्टो साहब ने पूछा कि ये मिठाई किस लिए, आपकी रिहाई आ गई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो भुट्टो साहब ने कहा अपने बेटे की पिक्चर मंगवाएं, और फिर उन्होंने पिक्चर मंगवाई, उसके पीछे लिखा, और फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा वहां पे बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि आपने जहांगीर बदर के घर जाना है और उस बच्चे का नाम जाके मेरे नाम पे रखना है, जुल्फिकार अली बदर। क्या बात तो है। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा हमारे अंदरून शहर दिल्ली गेट के अंदर घर पे आई। पूरा अंदरून शहर ने उनको वेलकम किया, और फिर उस टाइम पे मार्शल्लाह आ गया हुआ था, और उस टाइम पे पूरा शहर उमड़ के बाहर आया हुआ था। सारे अंदरून शहर की खवातीन ने, फैमिलियों ने उनको वेलकम किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बेगम बेगम नुसरत भुट्टो एक ऐसे शख्स के घर आ रही हैं जो कि एक डिक्टेटर का, एक आमर का मुकाबला कर रहा है और जेल में है, और उस शख्स के घर में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम भुट्टो साहब के कहने पे रखने बेगम नुसरत भुट्टो साहब आती हैं। तो बहुत बड़े एजाज की बात थी, और अल्लाह ताला ने मुझे भी ये एजाज बख्शा हुआ है दुनिया में कि बेगम साहबा सिर्फ मेरा नाम रखे भुट्टो साहब के कहने पे आई थी और हमारे घर पे आई थी। और उसके बाद फिर साल हा साल जो है मेरे वालिद ने उनके साथ जद्दोजहद की, बेगम साहबा के साथ ट्रेवल किया, मार्शल्लाह का मुकाबला किया। और मुझे याद है कि 92 में जब लॉन्ग मार्च हुई थी तो लाहौर में बेगम साहबा बीबी शहीद सिंध से कर रही थी, और बेगम साहबा ने जो 92 की लॉन्ग मार्च भी थी, लाहौर में खालिद अहमद खान खरल साहब के घर से वो लॉन्ग मार्च की गाड़ी पे बैठ के निकले, और वो मेरे वालिद ड्राइव कर रहे थे, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा साथ थी, और वो गुजरावाला तक गए। और वहां पे फिर जाते हुए गुजरावाला में रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया और खानपुर रेस्ट हाउस के अंदर रखा, हेड सुलेमान की रेस्ट हाउस में। तो हम उनको मिलने गए, वहां पे मुलाकातें हुई। तो ये वो मुलाकातें हैं जो कि मुझे जाती तौर पे याद है, 92 और 92 के बाद की मुलाकात। और उससे पहले तो मुझे कोई इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो मार्शल्लाह के दौर की, ज़ियाउल हक के दौर की स्ट्रगल का टाइम था, उस पे जिस तरीके से एक आयरन लेडी के तौर पे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनजीर भुट्टो साहिबा एक आमर के सामने खड़ी हो गई और मुकाबला किया, ये आम खातून का काम नहीं है। ये सिर्फ नुसरत भुट्टो साहिबा ही थी जो के कर आज तो फिर हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। अब बिलावल साहब की वो आईनी तरमीम वाले दिन जो तकरीर थी, उन्होंने ही बताया कि चीफ जस्टिस की जो जजों को लगाने की ताकत होती थी वो 1996 में पाकिस्तान में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दौर में उनसे ले ली गई कि एक खातून जो है वो इस मुल्क में जज ना लगाए। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की पहली खातून बेनजीर भुट्टो। और उस पुराने दौर में औरतों के ऊपर बड़े प्रेशर डाले जाते थे कि औरत वजीर आजम नहीं बन सकती, यह हराम है, औरत को सियासत में नहीं होना चाहिए, औरत को घर में पर्दे में रहना चाहिए। और उस दौर में इतने सख्त दौर के अंदर मुकाबला करना आमिरों का बहुत बड़ी बात थी सर, उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट हमें जो मादरे मिल्लत, ये हमारी मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा को भी, और बेनजीर शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो साहिबा को ये क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने मुआशरे के अंदर फातिमा जिन्ना साहिबा के बाद किसी ने इतनी स्ट्रगल की है और किसी ने इतनी आमर के खिलाफ जो है जद्दोजहद की है,
वो इन खवातीन को जाता है, इन आयरन लेडीज को जाता है, जिन्होंने आज मुआशरे के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है कि आज जो खवातीन आके विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं या अपने राइट्स की बात करती हैं या विमेन राइट्स की बात करती हैं, वो स्टार्ट ही वहां से हुए जहां पे उन्होंने एजुकेट करना स्टार्ट किया, औरतों को इज्जत देनी शुरू की, औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू की, औरतों को एम्पावर करने के लिए शुरू की। तो ये सारा मामला जो है बेगम नुसरत भुट्टो साहबा और बीबी शहीद ने शुरू किया था, और वो आज तक बढ़ता जा रहा है। और हमारी पार्टी में भी इसलिए खवातीन की इज्जत इसलिए की जाती है क्योंकि बीबी शहीद जो है वो विमेन एम्पावरमेंट और औरतों की इज्जत का बड़ा ख्याल करती थी, और वो कहती थी कि औरतों के राइट्स के लिए आवाज करनी है। और इसलिए हम भी सारे जो है वो हमारी माँ थी बेनजीर भुट्टो साहबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहबा, तो हमारा तो बड़ा इस चीज के ऊपर इस्तकाक है कि औरतों के लिए आवाज उठाएं और औरतों के हकूक के लिए। बट इस सारे मामले के अंदर ये जो लोग आवाज उठाते रहे कि खातून वजीर आजम नहीं बन सकती, आप देखें दुनिया में पाकिस्तान का नाम किसने रोशन किया? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा दुनिया ने। की मकबूल तरीन सियासतदान थी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया था, द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन। पहली खातून वजीर आजम और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनके और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनके 35 साल की उम्र में ओथ उठा के वजीर आजम बनके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो एक ऐसी खातून जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और दुनिया में हिलरी क्लिंटन हो गई या न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हो गई, जो जब बैठती है जिक्र करती है वो कहते हैं हमारी जो आइडियल थी वो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। तो इसमें तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। हमें तो फख्र होना चाहिए, लोगों को फख्र होना चाहिए, इस कौम को फख्र होना चाहिए कि हमारे इस मुल्क के अंदर बेगम बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जैसी खवातीन इस मुआशरे के अंदर आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और यकीनन इनको पूरी कौम सलाम पेश करती है। जुल्फिकार साहब, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, हम जानते हैं मुल्क में आईनी तरमीम का दौर आ चुका है, नए चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं, नोटिफिकेशन 3 साल का निकल चुका है। पर जुल्फिकार साहब एक बड़ी अजीब सी बात थी, पहले हम देख रहे थे कि पीटीआई हो, वकला तंजीमें हो, बड़ी धमकियां लगा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का नाम आया तो हम एहतजाज करेंगे। जस्टिस याया आफरीदी का नाम आया, सबने खैर मकदम किया, उन्होंने जाके मंसूर अली शाह साहब से भी आज मुलाकात की, दीगर जजों से भी की, काजी फाइजा से भी की, सबने उनको मुबारकबाद दी। और वो जो एक दिन पहले कह रहे थे ना कि एहतजाज करेंगे एहतजाज करेंगे, अब उनकी तरफ से कोई आवाजें ही नहीं आ रही हैं, कुछ खामोश से बैठे हुए हैं। आपकी नजर में क्या वजूहात हो सकती हैं कि मंसूर अली शाह साहब कल ही उम्रे पे जा रहे हैं, काजी फाइजा के आखिरी दिन भी नहीं देखना चाहते हैं, जो इस वक्त अदलिया की ओवरऑल सिचुएशन है? योर व्यूज ऑन इट जुल्फिकार साहब। देखिए, मैं एज ए लॉयर आपको एक बात बताऊं, देखें जब वकील की वकालत चल रही हो, उसका इकोनॉमिक साइकिल बेहतर हो रहा हो, वकील कभी सड़क पे नहीं आता। जब उसकी रोजी रोटी बंद हो रही हो तो फिर वो सड़क पे आता है। जैसे इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे हुआ था कि उस टाइम पे सारे जजेस को फारिग कर दिया गया और चीफ जस्टिस के साथ पूरी एक खेप फारिग की गई, पीसीओ जजेस बनाए गए। अभी देखिए, ये जो तरमीम हुई है, तरमीम के बाद जो कुछ भी हुआ आईनी और कानूनी तरीके से हुआ और एक प्रोसीजर तय किया गया और ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया। और मैं समझता हूं कि तमाम जजेस ने एक अच्छा जेस्चर दिया है और चीफ जस्टिस ने भी जाके सबसे मुलाकात करके एक अच्छा जेस्चर और एक अच्छी ट्रेडिशन सेट की है, जिसकी वजह से तो जिन्होंने बाहर आके तहरीक चलानी थी, भाई चलानी किस वजह से थी? कोई इलीगैलिटी, कोई इरेगुलरिटी, कोई अनलॉफुल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ है तो उसके खिलाफ आप आएंगे ना। अब हम तो किसी पर्सन स्पेसिफिक पे थे नहीं। मेरे लिए तो जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं या जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं, मेरे लिए एक बराबर है। वो हमारे हक में फैसला देते या हमारे खिलाफ देते, हमने उनकी इज्जत करनी है। हमें उनकी जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी जजमेंट या उनके फैसले से प्रॉब्लम हो सकती है। आए दिन हम कोर्ट्स में जाते हैं, जजेस के सामने पेश होते हैं, तो जजेस हमारे हक में भी फैसला करते हैं, हमारे खिलाफ भी करते हैं। जो खिलाफ करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगली दफा हम उनके पास पेश नहीं होंगे, अगली दफा फिर पेश होते हैं। वो किसी केस में हमारे हक में करते हैं, किसी में खिलाफ करते हैं। उन्होंने तो आइन और कानून की रोशनी में फैसला करना होता है।
और उन्होंने एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि दीज आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन सर कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुल्फिकार साहब अगर जज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, आप जानते हैं पिछले दिनों में कि आज तक हमने कभी ये नहीं सुना था कि एक जज दूसरे जज के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वैसे अंदर होती होगी बातें, बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब सब बाहर आ गया। जस्टिस याया आफरीदी क्या जजों के दरमियान इख्तलाफात खत्म कर पाएंगे? क्या अवाम और अदलिया के दरमियान जो फासले पैदा हो गए हैं कि लोग दुआएं देते हैं कभी अदालत से पाला ना पड़े, क्या वो फासले खत्म हो पाएंगे? क्या वो एतमाद बिल्ड होगा? क्या अदलिया का इमेज बेहतर होगा? ये बहुत बड़े सवाल आते हैं जुल्फिकार साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये एक चैलेंजिंग मूवमेंट है और ये चैलेंजिंग मूवमेंट सिर्फ अदलिया के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, चाहे वो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका आपस में रोजमर्रा एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप रहता है। तो फर्स्ट थिंग इज के एवरी इंस्टीट्यूशन हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट कि दे हैव टू ब्रिंग हार्मनी एंड प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस और विद इन द इंस्टीट्यूशन ये चीजों को सेट करना है। नए चीफ जस्टिस के लिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए ये दो तीन चीजें बड़ी चैलेंजिंग है। एक तो ये कि पहली चीज जो अवाम की तवक्कुआत है कि आईनी बेंच बनने के बाद जो 4-4, 5-5 साल का अपील्स के अंदर, सिविल और क्रिमिनल अपील्स के अंदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वेटिंग टाइम पीरियड है, वो दीगर बेंचेस बना के उसके ऊपर स्पीडी जो है वो डायरी लगनी शुरू हो और रोस्टर लगना शुरू हो और उसके ऊपर केसेस की तादाद बढ़ती जाए और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो कि जिसका नया क्राइटेरिया है उसके ऊपर चेक करें कि रोज के रोज कितने केस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, कितने केसेस को सुना जा रहा है, कौन कितने केस टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड केसेस को जजेस के पास ना भेजें, उनको साइड पे रखें और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल अपील्स हैं फौजदारी की या सिविल की, उनको जो है दीवानी मुकदमों की, उनको सुनवाई उनकी होनी चाहिए ताकि लोगों का जो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल का टाइम पीरियड है। सो ये एक चैलेंजिंग टास्क है नए चीफ जस्टिस के लिए कि वो इसको किस अच्छे तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि इसके करने से एक तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास ये एक मैसेज जाना शुरू होगा कि उनको रिलीफ मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है। और दूसरी चीज ये इसमें अवाम के साथ जुडिशरी का जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि आज का जो जेस्चर है चीफ जस्टिस का तमाम जजेस के पास जाना मिलना, मैं समझता हूं अगर उनको सबने वेलकम किया है और सबके साथ उनकी एक अच्छी हार्मनी और प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो आने वाले टाइम में जो है हार्मनी पैदा करेंगे और इख्तलाफात को विद इन द इंस्टीट्यूशन रख के एक बंद कमरे में बातचीत के जरिए हल करके, ना कि उसको मीडिया की जीनत बनने दें और बाहर लेके आए। तो विद इन द इंस्टीट्यूशन जिसको हैंडल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी होगी और इससे इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगा और एक इमेज भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए चैलेंजिंग टास्क है और आई एम श्योर कि the kind of person he is, he will be able to handle these kind of things। साहब आईनी बेंचों में और कितना वक्त लगेगा सर, क्योंकि बहुत सारे केसेस अब डिले हो रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पे बहुत प्रॉम्प्टली काम होगा, आपका इस पे क्या इंफॉर्मेशन है? हाउ मच टाइम विल इट टेक सर? देखिए द मिनट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विल टेक ओथ, तो मैं समझता हूँ उसके बाद नई कमेटी बना दी जाएगी जिस कमेटी के अंदर सुप्रीम ये जो कमेटी है इसके अंदर राइट आई थिंक राइट सर अपोजिशन का सेनेटर, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक हुकूमत का, एक ऑपोजिशन का मेंबर पार्लियामेंट MNA, एक